हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। गाइस, आज के करंट अफेयर सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, साथ में ही करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि पहले की साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही साथ कुछ और पुरस्कार की भी घोषणा की गई, तो उसके नाम देख लेते हैं हम। जैसे क्या है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इन तीनों पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई है। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, सेकंड बाल साहित्य पुरस्कार 2021 और फिर क्या है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, किसको क्या मिला है, ठीक है। तो पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी साहित्य के लिए किसको मिला है, अंग्रेजी साहित्य के लिए किसको दिया गया है। तो शायद नाम नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा कलर फेड हो गया है। तो नमिता गोखले किसको मिला है, अंग्रेजी साहित्य में किसको मिला है, नमिता गोखले को मिला है। तो इनको किस उपन्यास, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा नमिता गोखले को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो हमें क्या जानना, उनका उपन्यास, ठीक है। तो उनका उपन्यास का नाम है थिंग, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, थिंग टू लीव बिहाइंड, थिंग टू लीव बिहाइंड। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि हिंदी के लिए किसको मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और इनका क्या नाटक है, नाटक का नाम जानना जरूरी है कि किस नाटक के लिए दिया गया है इनको। तो इनको दिया गया है, इनके नाटक का नाम है सम्राट अशोक, ठीक है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और भी बता दे रहे हैं आपको कि संस्कृत के लिए किसको मिला है, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को संस्कृत के लिए मिला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और गाइज ये ध्यान देने की बात है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ये कुल कितने भाषाओं में दिया गया है, 24 भाषाओं में दिया गया है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तो 24 के लिए दी गई, तो यस 24 भाषाओं के लिए दी गई। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है वो प्लस 2 और हैं, कौन सा, राजस्थानी और दूसरा जो है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया होगा आप। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं कि ये जो बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार के लिए
अनीता। इसका गाइज मैं आप लोग को 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बस इम्पॉर्टेंट ही यहाँ पे लिखी हूँ, आपको बता पाऊँ। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि बाल साहित्य पुरस्कार ये कुल दिया गया है, केवल 22 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया तो 24, ठीक है, लेकिन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 22 भाषाओं में दिया गया है। और जो अनीता वच्छरजानी है, ठीक है, क्या नाम है इनका, अनीता वच्छरजानी, इनको अंग्रेजी भाषा में इन्हीं को मिला है। जो इनकी किताब का क्या नाम है, अमृता शेरगिल, ठीक है, इनकी एक बुक है जिसके लिए जो इन्होंने लिखा था, क्या नाम है अंग्रेजी भाषा में, अमृता शेरगिल रेवल विथ आ पेंट ब्रश। तो इस बुक के लिए इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अन्य विजेताओं में भी है, तो इतना ज़्यादा नहीं, जो जिस सिटी जो जिस स्टेट से होगा वो अपना अपना देख ले। ठीक है, बाकी वही जो इम्पोर्टेंट बताया मैंने कि अनीता वच्छरजानी, इनका आपको नोट कर लेना है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, बाल साहित्य पुरस्कार में किसको मिला है, देवेंद्र मेवाड़ी, हिंदी के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, और बात करें आगे की, वो क्या नाम है इसका, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, तो ये भी 22 भाषाओं में ही दिया गया है। ठीक है, इसे भी 22 भाषाओं में दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट लाइन आपको ये नोट कर लेना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, ये जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मेघा मजूमदार को उनकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है ए बर्निंग के लिए इन्होंने जीता है, जो इन्होंने 2020 में लिखी थी। ठीक है, तो उसके लिए इनको मिला है। और भी है जो कि ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपने अपने स्टेट वाइज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1954 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है, तो कहाँ ये जारी की गई है, तमिलनाडु। किस राज्य में, तमिलनाडु में जारी की गई है। क्या क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है, तो कहाँ जारी की गई, तमिलनाडु में तमिलनाडु के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, महिला बोल दिया कि महिलाओं के लिए, तो ये जब नीति जारी की गई तो इसमें क्या क्या उनको फ़ायदा होगा, तो ये देख लीजिए कि जो स्कूल और कॉलेजेस के क्या होंगी, छात्राएं होंगी, लड़कियां होंगी, उनको क्या किया जाएगा, मार्शल आर्ट के लिए ट्रेन किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक ये प्रावधान शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या किया गया है कि 33.3% आरक्षण महिलाओं के लिए। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। तीसरा प्रावधान क्या किया गया है कि फ्री कोचिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या, बस में इनके लिए क्या होगा, 50% सीट क्या की जाएगी, रिज़र्व की जाएगी। ठीक है, 50% सीट्स, ये हो गया, क्लियर हो गया होगा। और गाइज और देख लेते हैं कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। एक मिनट, तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन। तो क्लियर हो गया होगा कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति जारी की गई है, तो तमिलनाडु के लिए, जिसमें उनको मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा, उसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। 33.3% आरक्षण है, फ्री कोचिंग। ठीक है, और अभी यूपी में भी कुछ एक फ्री कोचिंग के लिए कौन सा योजना स्टार्ट की गई थी, तो अभ्युदय योजना। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो
डॉक्टर निकिता सोकल को, डॉक्टर निकिता सोकल को इनको क्या मिला है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये उनके मतलब सोसाइटी में क्या है, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना। सोसाइटी में किस लिए ये प्रदान किया जाता है अवार्ड, समाज में सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति को क्या करना, महिलाओं की स्थिति क्या करना, मजबूत करना। ठीक है, मजबूत करना। ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और यहीं से बनता, अभी जल्दी ही हाल ही में दिया गया है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में। हरनाज संधू को, हरनाज संधू को दिया गया है। ये कहाँ की हैं जो इन्हें दिया गया है, चंडीगढ़ की हैं। हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं, इन्हें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया है। और जो गाइज ये गैलेक्सी अवार्ड डॉक्टर निकिता सोकल को दिया गया है, ये कहाँ की हैं, ये मध्य प्रदेश की हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में विवादित कानून अफस्पा को अगले 6 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, नागालैंड। किस राज्य में विवादित कानून अफस्पा को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अफस्पा पहले ये देख लेते हैं क्या है, AFSPA। तो इसका हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इसका हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, स्पेस कीजिए, एक मिनट। AFSPA। तो ए का मतलब आर्म्ड फोर्स्ड, एस से हो जाएगा स्पेशल, पी से हो जाएगा पावर, और ए से हो जाएगा एक्ट। मैं बोल दे रही हूँ, ए से आर्म्ड, एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी पावर, ए से एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये कब लाया गया था, 1958 के तहत, 1958 के तहत। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था। अब ये जब एक्ट लागू हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उस एरिया को क्या कर देते हैं, अशांत घोषित कर देते हैं, अशांत घोषित कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है कि जो अभी मैंने बोला था AFSPA, ठीक है, तो इस नाम में क्या है, स्पेशल वर्ड है, इसमें क्या है, स्पेशल वर्ड है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो वहाँ की जो सेना होती है उसको स्पेशल पावर मिल जाता है। ठीक है, स्पेशल पावर जैसे कि क्या हो जाता है कि वहाँ पे सेना क्या कर सकती है, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तलाशी ले सकती है, किसी पर गोली चला सकती है। ठीक है, तो ये इस एक्ट के थ्रू सेना को क्या दिया गया, शक्ति दी गई है। ठीक है, पावर दी गई है। तो इसी शक्ति के तहत क्या हुआ था कि नागालैंड में अभी कुछ दिन पहले वहाँ के कुछ नागरिकों को सेना के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस पर विवाद चल रहा था। तो इसी विवाद की जांच के लिए क्या किया गया था, एक समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, एक समिति, इसी विवाद की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में, विवेक जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है, तो लोग उसको मतलब अफस्पा एक्ट जो लगा था उसको हटाने की मांग कर रहे थे। तो ये समिति जब गठित की गई कि आप देखिए क्या है, तो अभी क्या हुआ
इसको मतलब 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया कि नहीं, अभी इसको हटाया नहीं जा सकता है, अभी ये 6 माह के लिए, और फिर क्या किया गया, इसको विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा पूरा इसका क्या है, माजरा क्या है। ठीक है, तो ये अभी भी 6 माह के लिए अशांत घोषित कर दिया गया। और एक और ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग की क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64th स्थापना दिवस मनाया है? तो वो कौन है? DRDO। DRDO, डी का मतलब डिफेंस, आर का मतलब रिसर्च, डी का मतलब डेवलपमेंट, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहा जाए तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और देख लेते हैं कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक, ये हो गया। और ये DRDO जो है, ये अपना परीक्षण कहाँ करता है? परीक्षण कहाँ से करता है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इसका पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। इसे पहले क्या कहते थे? व्हीलर द्वीप कहते थे, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और ये है कहाँ पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप? ओडिशा। ठीक है, अभी मैप में दिखा देंगे थोड़ी देर बाद कि ओडिशा है कहाँ पर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि DRDO जो है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्य, कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी क्या होता है? बल का स्रोत क्या है? विज्ञान है। बल का स्रोत विज्ञान है। तो ये जो 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपने 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने क्या मनाया है? तो इसका जो हुआ था गठन 1 जनवरी 1958। ठीक है, तो ये डेट भी, ईयर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी भारतवंशी कौन बने हैं? तो उनका नाम है अशोक एल्लू स्वामी। एक मिनट गाइस, अशोक एल्लू स्वामी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PNB के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। PNB के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब कौन जीता है? भारत। किसे हराकर? श्रीलंका को। किसे हराकर के? श्रीलंका को। ठीक है, ये हो गया। और भारत अभी तक इसमें क्या है, अंडर 19 एशिया कप में 9 बार, ये 9वां था इस बार। ठीक है, इस बार 9वां था। तो कुल 8 बार ये
भारत जीत चुका है 8 बार, ठीक है, जीत चुका है। और यहाँ के अगर बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ के पीएम की बात करें तो कौन है, महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि जो श्रीलंका और भारत के बीच, भारत और श्रीलंका, क्वेश्चन पूछता है, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका क्या नाम है, मित्र शक्ति, ठीक है। और क्या होता है कि एक इनका मतलब क्या है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका क्या नाम है, SLINEX। SL का श्रीलंका, IN का इंडिया, EX का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज संयुक्त नौसैनिक अभ्यास SLINEX, ये भी होता है मित्र शक्ति, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और गाइज भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो कौन सा जलडमरू मध्य है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा जलडमरू मध्य है, तो वो है पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। मैं आपको उसका लोकेशन दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये तमिलनाडु का ये एरिया और श्रीलंका का ऊपरी, ये दोनों को ये क्या कर रही है, ये बीच में है पाक स्ट्रेट, तो इसी को पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो यही पाक जलडमरू मध्य क्या करती है, तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है, देख लिया होगा। और हाँ, ओडिशा आपको दिखाना था, 1 मिनट, ये देखिए, ये है ओडिशा, ठीक है। तो मैप तो एक बार आपको देखना ही चाहिए डेली, अगर एक बार देख लेते हैं तो धीरे धीरे जिसको नहीं समझ में आता होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो ये श्रीलंका के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अभियान स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, राइट टू पी, RIGHT, राइट टू पी। कहाँ स्टार्ट किया गया है, नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। राइट टू पी, नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है, ये हो गया, नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी और भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे कुछ चीज़ें। हाँ, तो ये देख लेते हैं राइट टू पी क्या है, राइट टू पी ये है क्या। तो ये पब्लिक टॉयलेट जो क्या हो, स्वच्छ हो और क्या हो, सुलभ हो, ठीक है। इसके लिए ये राइट टू पी अभियान स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो नागरिक सिटीजन फोरम द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर।
हाल ही में 2 नई पौधों की प्रजातियां की खोज की गई है। कहाँ पर की गई है? केरला में। ये मतलब यूपीपीसीएस, यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में 2 नई पौधों की प्रजातियों की खोज कहाँ की गई है? केरला में की गई है। ठीक है, केरला में कहाँ से, केरला के किस जिले से की गई है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिले से, ठीक है, इसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट क्षेत्र से। और पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है होता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र ये बहुत ही जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये 2 पौधों की प्रजातियों की खोज की गई है। वो 2 पौधे कौन से हैं, कैसे दिखते हैं, दिखा दे रहे हैं, उसकी भी मैंने इमेज ले ली है। ये एक इसकी खोज की गई जिसको कहते हैं निनोटिस प्रभुई। ठीक है, निनोटिस प्रभुई, NEANOTIS, निनोटिस प्रभुई, PRABHUII। ठीक है, तो निनोटिस प्रभुई एक तो ये हो गया, दूसरा भी दिखा दे रहे हैं आपको, एक ये है, ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, लिख दे रही हूँ, फिम्ब्रिस टिलिस सुनीली, फिम्ब्रिस टिलिस सुनीली। ठीक है, ये दोनों पौधों की प्रजातियों की क्या की गई है? खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये देखिए, आज ये हिंदू में, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये निकला भी था, 2 प्लांट्स स्पेसीज डिस्कवर्ड इन केरला। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, ये नाम लिखा है। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई। अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये था केरल, किसके द्वारा खोज की गई है? तो SNM कॉलेज मलियांकारा, ठीक है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड पय्यानूर कॉलेज, पय्यानूर कॉलेज, बहुत ज़्यादा, 1 मिनट में क्लियर लिख दे रही हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट, यहाँ लिख दे रहे हैं कि SNM कॉलेज मलियांकारा, बहुत बड़ा नाम है, यांकारा, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं कि केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? ये भी पता होना चाहिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कावेरी है, पेरियार है, ठीक है, और क्या क्या है और देख लेते हैं।
पेन्नार है, मनीमला है, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य है, केरल में ही है, जो कि बहुत पूछता है एग्जाम में। इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरला में है, ठीक है। इराविकुलम भी पूछता है, इराविकुलम, ये क्या है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और क्या पूछता है, कुमरकुम, ये क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि वहीं पर है, केरला में ही है, ठीक है। और पेरियार, पेरियार क्या है, ये क्या है, टाइगर रिजर्व है, जो कि वहीं पर है, केरल में ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बताने जा रहे हैं, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में ही है, शांत घाटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कि बोगज गोई का महत्व किस लिए है, बोगज गोई का महत्व किस लिए है। तो मैं 4 ऑप्शन बोल रही हूँ, आप लोग सुनिए और उस हिसाब से अपना आंसर सोच के रखिए कि क्या होना चाहिए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बोगज गोई का महत्व किस लिए जाना जाता है कि वहाँ के जो अभिलेख मिले हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का क्या है, वर्णन है, ठीक है। तो वे कौन से देवी देवता हैं, कभी ये पूछ लेता कि कौन कौन से देवताओं का वहाँ उल्लेख मिलता है बोगज गोई के अभिलेख में, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है, नासत्य, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आप अपने हिसाब से सोचिए क्या आंसर होगा। गंगा, सेकंड ब्रह्मपुत्र, थर्ड कावेरी, फोर्थ परुशड़ी। तो आंसर क्या होना चाहिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो परुशड़ी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, परुशड़ी नदी के तट पर हुआ था। वर्तमान में इस परुशड़ी नदी को क्या बोलते हैं, रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी परुशड़ी नदी नहीं हो ना हो ऑप्शन में, रावी हो तो रावी आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भरतों के जो राजा थे सुदास, उन्होंने क्या किया था, 10 राजाओं के एक संघ को हराया था, ठीक है। तो उसमें आर्यों के जो प्रमुख जन थे उसमें 5 कौन थे, अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु। फिर से बोल रहे हैं, अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु। और 5 क्या थे, लघु जनजातियों के समूह थे। तो ये 10 लोग क्या किए थे, ये 10 राजाओं का क्या था, युद्ध था, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। राजा सुदास ने क्या किया था, इन लोगों को, इन 10 को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, 9वां मंडल, ठीक है, जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। सोम क्या होता है, ये जो आर्य लोग थे ये उनका पेय पदार्थ था, ठीक है। और इस सोम को हम कहाँ से प्राप्त करते थे, मूजवंत पर्वत से प्राप्त होता था ये, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल का उल्लेख है और इसी 10वें मंडल में क्या है, 10वां मंडल भी पूछता है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ से है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन उपनिषद, सेकंड भगवद गीता, थर्ड ऋग्वेद, फोर्थ यजुर्वेद। तो कहाँ मिलता है इसका उल्लेख हमें? ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। और ये जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो चार ऑप्शन हैं आपके, योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। तो किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी डिस्कस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? अणु से हुआ है, ठीक है। और इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद। नेक्स्ट चलते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है कुंडग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध, चौथा वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? कुंडग्राम, कुंडग्राम, कुंडग्राम दे दे या फिर कुंडलपुर दे दे ऑप्शन में, ठीक है, दोनों जान के चलिए। तो कुंडग्राम या कुंडलपुर, ये कहाँ था? वैशाली के निकट, वैशाली के निकट पड़ता है, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म तो हम लोग देख लिए, अब मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। ये कहाँ पर है? राजगृह के समीप, यहीं पर इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। 527 में, ये डेट हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग दिया है, बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मत गौर करिए, ठीक है। बस ये जानिए कि कहाँ पर हुआ था। और जो एनसीईआरटी में कुछ और रहता है और किसी बुक में कुछ अदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, और ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते भी नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पे विवाद रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन है जामाली, सेकंड है योसुद, विपिन या प्रभाष। तो इनका प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। जामाली कौन था? महावीर स्वामी का दामाद था, ठीक है, और ये इनका भतीजा भी था, ठीक है, इनका भतीजा भी था, जो बाद में चल करके क्या दामाद भी बन जाता है, ठीक है। और यही इनका क्या है? पहला शिष्य बनता है। और जामाली ही जो रहते हैं, महावीर का विरोध भी किया था इन्होंने। किस बात को लेकर के किया था? बहुतरवाद को लेकर के। बहुतरवाद एक संप्रदाय है, उसको लेकर के इन्होंने क्या किया था? विवाद किया था, ठीक है, बहुतरवाद। क्योंकि इनका महावीर स्वामी कहते थे कि काम को अगर सोच लो तो वो पूरा मान लिया जाता है, लेकिन इनके दामाद जो थे जामाली, इनका क्या मानना था? नहीं, ये जब तक हम कर ना लें तब तक कैसे उसे मान सकते हैं। तो ये बहुतरवाद, तो ये बाद में जा कर के बहुतरवाद नामक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इनकी। तो कभी मौका मिला तो हिस्ट्री पर भी लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें डिस्कस किया कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, जिसका आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल
इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अनुच्छेद जिसको कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़रूर इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।